नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, दिल्ली चुनाव की घोषणा तो हो गई और घोषणा होने के साथ ही जो दिल्ली की राजनीति, दिल्ली का जो चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता था, जिसमें ये बात होती थी कि बिजली कैसे मिलेगी, पानी का बिल कैसे माफ होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं आपको कैसे मिलेंगी, कैसे अस्पताल बनाए जाएंगे, कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, उसको प्रधानमंत्री के एक भाषण ने शीश महल वर्सेस राजमहल बना दिया है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में जाकर के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो है वो शीश महल बनवाया। उस शीश महल में वो बहुत सारी चीजों का जिक्र कर देते हैं कि स्विमिंग पूल बना है, बार बना है, सोने के टॉयलेट लगे हैं और ये सारी चीजें। अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने पूरी मीडिया बुलाई और कहा कि आओ चलो हमारे साथ सीएम आवास में और हम दिखाते हैं तुम्हें कि वहां पे क्या हुआ। एक और चीज है जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया खुले रूप से। उन्होंने ये कहा कि 33 करोड़ रुपए लगा करके हमारा अरविंद केजरीवाल का घर जो है वो रेनोवेट हुआ, जो सरकारी संपत्ति है, प्राइवेट संपत्ति नहीं है। वहीं 2700 करोड़ रुपए लगा करके प्रधानमंत्री आवास बनवाया गया, हालांकि वो भी सरकारी संपत्ति है। यानी आम आदमी पार्टी ने उनको स्वीकार करके ऊपर तो कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के 2700 करोड़ को भी कोट करके क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का जो दांव है वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता दिख रहा है। भाजपा ने आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेटिंग लगा रखी है, पुलिस बल लगा रखा है, बॉर्डर बना दिया है, एक तरीके से कहा जाए, क्या माना जाए कि मैदान छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक ही मामला था जिस पर वो चुनाव लड़ सकते थे, उस मामले पर भी आम आदमी पार्टी बाजी मार गई। देखिए राय साहब, ये जो कुछ हो रहा है ना दिल्ली के अंदर चुनाव की पूर्व संध्या पर, जो कल चुनाव का तो कार्यक्रम भी घोषित हो गया और चुनाव के लिए जो बिल्डअप किया गया कि इश्यूज कौन से रहेंगे, जो एजेंडा फिक्सिंग की जो बात होती है, एक बात बड़ी स्पष्ट होगी। जब प्रधानमंत्री जी ने शीश महल बनाम राजमहल टाइप की जो बात छेड़ी, उससे एक बात तो बड़ी साफ हुई कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई नैरेटिव नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उनके पास कोई विजन भी नहीं है दिल्ली के लिए। वरना आमतौर पे आपने देखा 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी आज तक दिल्ली की सत्ता से बाहर। ये 27वां साल है, थोड़ा का टाइम नहीं रहा सर। और इसमें भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा भी नहीं। तो ऐसे में उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और वो नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल किस नैरेटिव के आधार पर सत्ता में आए थे? दो नैरेटिव थे वो। एक तो ईमानदार आदमी, अन्ना आंदोलन का जो भी एक उपज कही है, जो भी कही है, ईमानदार आदमी, आम आदमी की छवि बना करके। और दूसरा आम आदमी की छवि में था कि भाई ना तो मैं गाड़ी लूंगा, ना सरकारी बंगला लूंगा, ना ये करूंगा ना वो करूंगा, उस टाइप की चीजें थी। और दूसरा जो इनका था वो था ईमानदारी का। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऑल ऑफ ए सडन नहीं, विद ए प्लानिंग, इनकी जो तथाकथित ईमानदारी थी उस पर भी चोट करना शुरू किया। और इन्होंने शराब घोटाले के नाम पर जो आम आदमी पार्टी की ऑलमोस्ट टॉप लीडरशिप थी, सारे के सारे मेन लोग, वो अंदर कर दिए जेल में। तो दोनों नैरेटिव्स को ध्वस्त करने की कोशिश की गई एक खास अंदाज में। और वो एकदम नहीं हुआ, बिल्डअप था वो धीरे धीरे। कभी मनीष सिसोदिया, कभी ये, कभी सत्येंद्र जैन, और वो वहां से शुरू हुआ कि ये ईमानदार नहीं है, ये भ्रष्ट है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की। तो उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए क्योंकि एजेंसियां उनके पास थी। तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। अब जो आपने बात की कि भाई अब नैरेटिव क्या होना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने शुरू किया, आपने देखा। उसके बाद गृह मंत्री जी ने भी उसी लाइन को टो किया। उनको एक बात वो भूल गए कि जो अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पूरी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं उसी पाठशाला से आती है जिस पाठशाला से वो लोग आते हैं। और इवेंट करने में, इवेंटबाजी करने में, और जिसको आप कहिए ना कि एक जो कहते हैं कि जो ममता बनर्जी करती है, जो ये करते हैं कि विक्टिम विक्टिम कार्ड खेलने में, इनका कोई सानी नहीं है। तो अब जो इन्होंने जो किया है, इवेंट के माहिर हैं, जैसे ही उन्होंने ये किया तो ये सारे की सारी डिटेल्स ले आए। डिटेल्स क्या है? जैसे आपने कहा कि केजरीवाल के घर में 33 करोड़ रुपए का घर बना, पीएम ने कहा 35 का, स्विमिंग पूल, फला डिकड़ा जो भी था। इन्होंने इमीडिएटली उसका इफेक्टिव काउंटर देखी, इसको कहते हैं। जबकि वो घर आज की तारीख में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? अतीशी। वो घर उनके पास होना चाहिए था। इनको ये पता था कि चूंकि वो मामला गड़बड़ हो गया है, प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया, गृह मंत्री ने बोल दिया, कल चुनाव डिक्लेयर हुआ, परसों शाम को उस घर का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया। वो अलॉटमेंट की कॉपी भी आप दिखा रहे थे मुझे, आपके पास है वो, तो वो दिखाइएगा दर्शकों को। जो अलॉटमेंट लेटर था वो कैंसिल कर दिया परसों शाम को। तो अब इन्होंने क्या किया कि चूक घर तो इनके पास है नहीं है, ये सर एक और, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और चीज, ये बेशर्मी देखिए आप कि आतिशी ने भले उस अलॉटमेंट लेटर को शेयर नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो अलॉटमेंट लेटर शेयर करवाया है। और इनके जो वो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं अमित मालवीय साहब, वो सबसे पहले उसको शेयर करने में लग गए। जी देखिए, नैरेटिव बिल्डिंग का काम तो उन्हीं का है, वही तो करते हैं सारे कार्यक्रम। ये जो
तो अब आमतौर पे ये बताइए, घर आपका कैंसिल हुआ या घर आपको अलॉट हुआ, वो चिट्ठी मेरे पास आई कैसे? और मजेदार बात एक और भी इसमें, अगर आप उस चिट्ठी को पढ़ेंगे तो दिल्ली सरकार का ही पीडब्ल्यूडी अपने मुख्यमंत्री का मकान अलॉटमेंट कैंसिल कर रहा है। किसी अधिकारी की हिम्मत हो सकती है कि अपने सीएम की घर कैंसिल कर दे? कर रखा है, देख लीजिए आप, डायरेक्टर के सिग्नेचर है उसमें नीचे, चौथे पेज पे जो नीचे लिखा हुआ है, और उसमें 2 अल्टरनेटिव घर दिए गए हैं, विकल्प दिया गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का जो ये सारा नैरेटिव था, इन्होंने क्या किया आम आदमी पार्टी ने, कि 33 करोड़ में अरविंद केजरीवाल का घर बना, नया घर बना, जबकि प्रधानमंत्री जी का जो 7 लोक कल्याण मार्ग है उसका रेनोवेशन का जो एस्टिमेट था वो 27 करोड़ था, और 89 करोड़ रुपए खर्च हो गए, ले आए वापस वहीं पर। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का जो नया घर बन रहा है, जब आपने कहा इसमें चर्चा करेंगे शीश महल की, जब आपने बात की, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पे थोड़ा काम करना चाहिए कि इसकी डिटेल्स क्या है। डिटेल्स पढ़ के तो मैं भी हैरान रह गया साहब। तो ऐसा एक बात तो जो लोक कल्याण मार्ग है वो साउथ ब्लॉक से, क्योंकि मैंने तो बहुत साल कवर किया है, वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो। प्रधानमंत्री, तमाम प्रधानमंत्री वहां रहते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब जो नया प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस बन रहा है उसकी आप डिटेल सुनेंगे, थोड़ा सा दर्शकों के लिए जरूरी है। राजमहल जब आपने कहा, तो राजमहल की डिटेल भी पता होनी चाहिए दर्शकों को। ये जो नया घर बन रहा है ये दारा शिकोह रोड पर बन रहा है, और एक ये पूरे का पूरा एक कैंपस है बहुत बड़ा, जिसको एग्जीक्यूटिव एवेन्यू बोला जा रहा है। एग्जीक्यूटिव एवेन्यू, उसका जो टोटल एरिया है एग्जीक्यूटिव एवेन्यू का, वो है 2,26,203 स्क्वायर फीट। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, प्रधानमंत्री जी का आवास। और प्रधानमंत्री जी के आवास का जो साइज है वो है केवल 36,328 स्क्वायर फीट। उसकी जो प्रस्तावित लागत है, आमतौर पे आपको पता है लागत जो प्रस्तावित होती है उससे ज्यादा ही लगती है, वो लागत है 467 करोड़ रुपए। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें है क्या क्या, जो प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस का कैंपस है, इसके अंदर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे पीएम रहेंगे, रेजिडेंस उनका है। उसके साथ में ही पीएम का कैंप ऑफिस है, जो घर में एक ऑफिस होता है, सबका ही होता है। उसके बाद वहां पर इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, प्रधानमंत्री जी को प्रस्तावित जो नया आवास है। उसके बाद उसके अंदर कुछ स्टाफ क्वार्टर्स है अंदर ही। उसके बाद एसपीजी का ऑफिस है, यूटिलिटी के लिए सेवा सदन भी है, और एक सिक्योरिटी ऑफिस है। 467 करोड़ रुपए, सोच के देखिए। और जो ये प्राइम मिनिस्टर का जो नया प्रस्तावित आवास है, इससे एक भूमिगत सुरंग बनाई गई है दारा शिकोह रोड पे। उनके प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है वहां से लेकर के पीएम का जो ऑफिस है ऑफिशियल, जो नए एवेन्यू में बनेगा, उसके नीचे से भूमिगत सुरंग बनाई है। और बहाना क्या किया गया है कि साहब लोगों को असुविधा ना हो पे पीएम का जब काफिला आता जाता है। पीएम काफिला महीने में कितनी बार आता जाता है? चलिए खैर छोड़िए, उससे कोई बात नहीं है। जो नया प्रस्तावित एग्जीक्यूटिव एनक्लेव है, जो ऑफिस और ये सारी चीजें हैं, इसकी जो पूरी की पूरी लागत है 1200 करोड़ रुपए है राय साहब, 1200 करोड़ रुपए। फिर मैंने आगे पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी का जो मौजूदा कार्यालय है साउथ ब्लॉक, उसका क्या होगा? और आपको जानकर अचंभा होगा, फिर वही बात, उसका संग्रहालय बना दिया जाएगा। राय साहब मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती, आपने पुरानी पार्लियामेंट का भी संग्रहालय बना दिया, आपने प्रधानमंत्री के कार्यालय का भी संग्रहालय बना दिया। संग्रहालय तो वो चीज होती है जो अब रही नहीं, अतीत की वस्तु है। तो क्या हमारे यहाँ संसद और लोकतंत्र अतीत की वस्तु होगी? ऐसे ही पीएम का ऑफिस, उसको संग्रहालय बना दिया। तो ये कौन सी सोच है? और दूसरा जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही ना ओपनिंग में, कि भाई चुनाव किस बात पर होना चाहिए? चुनाव तो मुद्दों पर होना चाहिए। कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी का विजन ये है, उनकी पॉलिसी प्रोग्राम्स ये हैं, पिछले 3 टर्म्स का उनका अचीवमेंट ये है, ये खोया ये पाया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम लेकर के आए और उस पर चुनाव लड़े। उसको छोड़ करके ये सारे काम कर रहे हैं, तो केवल वो बात नहीं हो रही। हेमंत सर, प्रधानमंत्री ने अपने पहले ही भाषण में सीधे इसी पर वार किया है, इसी पर उन्होंने शुरू किया है। और अब आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रही है, वो कह रही है कि भैया तुम चलो, हम पूरी मीडिया को लेकर के चलते हैं, पूरी पब्लिक जो है, दिल्ली की जनता देख ले कि अरविंद मुख्यमंत्री आवास कैसे बना है, और फिर प्रधानमंत्री आवास भी जनता देख ले। अगर भाजपा ये चाहती कि इसी पर चुनाव लड़ा जाए, पब्लिक साफ साफ देख करके वोट कर दे। इसमें दिक्कत कहां आ रही है? अगर मुख्यमंत्री आवास के अंदर की वीडियो तस्वीरें जनता देख लेती, भाई आखिर भारतीय जनता पार्टी रोज कुछ ना कुछ तस्वीर जारी कर रही थी ना, कि वहां सोने का टॉयलेट लगा है, वो अंदर वहां पे स्विमिंग पूल बना है, वो अंदर जो है बार बना हुआ है, तो उसको ओपन एक बार कैमरे के सामने जनता भी देख ले। वो तो भाजपा के फेवर में था। फिर इतनी बैरिकेटिंग और पुलिस लगाने की जरूरत, रातों रात आतिशी से दोबारा से घर खाली करा लेने की जरूरत, ये सारी चीजें क्यों पड़ रही हैं सर? एक चीज। और दूसरा एक चीज और बता दीजिएगा सर,
ये जो टाइमिंग है, जिस तरीके से आतिशी का घर खाली कराया गया, फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, सुरक्षा लगा दी गई, ये नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री का भाषण स्क्रिप्टेड था, लिखा पढ़ा गया था, प्रधानमंत्री ने पहले प्लान कर लिया था और उसी प्लान के तहत ये सारे काम हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि आम आदमी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है कि वो घर दिखा देगी। और अब आम आदमी पार्टी ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी ने तमाचा मार दिया प्रधानमंत्री के मुंह पर। देखिए, ऐसा पार्टी जो है ना, आम आदमी पार्टी का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका भी है। वो इनके गेम को समझते हैं, ये उनके गेम को समझते हैं। और एक चीज आप मान के चलिए, प्रधानमंत्री जी ने बोल तो दिया शीश महल, और उसका कब्जा भी एक तरीके से इन्हीं के पास है, एक तरीके से, क्योंकि अतिशी तो रह नहीं रही उसमें। और जिस तरीके से जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनका, दिल्ली गवर्नमेंट का, वो तो सरेआम जब अपने सीएम को चिट्ठी खाली करा रहा है मकान की, तो सीधा सीधा मतलब एलजी के कंट्रोल में है एक खास तरीके से। तो प्रधानमंत्री जी के लिए झूठ बोलना तो आसान था। झूठ तो सामान्य तौर पे नियमित बोलते ही, उसमें तो मुकाबला रहता है कि ट्रंप का ज्यादा है या इनका ज्यादा है। उसमें विश्वगुरु होने का भी चक्कर पड़ गया, क्योंकि ट्रंप आ गए हैं, तो फिर से नए सिरे से मुकाबला शुरू होगा। एक होता है झूठ बोल देना, और एक ऐसी झूठ बोल देना कि जिसको उजागर किया जा सकता है। तो उन्होंने झूठ तो बोल दिया, बड़ा आसान था। अब उसको ढकना बहुत मुश्किल है, नंबर एक, और उसको साबित करना और भी मुश्किल है, क्योंकि वो झूठ है, सच तो है नहीं। सच को तो साबित कर दोगे आप, तो उसके लिए आप क्या करोगे? इनको पता था कि इस तरह की ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स की केजरीवाल सरकार माहिर है, ये करेंगे ही। ये उन्होंने कह तो दिया, ये कहा तो था एक वाइडर नैरेटिव के लिए कि ये आम आदमी नहीं है, ये रईस लोग हैं, शाही जीवन शैली है। वो करने के लिए किया था प्रधानमंत्री ने, जैसा हमने शुरू में कहा। लेकिन अब उसको प्रूव कैसे करें? तो प्रूव ना हो पाए, इसलिए उस पर आज पुलिस लगा दी। उनको पता था कि ये करेंगे, और ये सारे लोग जो आम आदमी पार्टी वाले, सौरभ भारद्वाज एंड कंपनी है, ये सारे मीडिया को लेकर के वहां पहुंच गए। वहां तो पुलिस मिलनी थी। अच्छा, उनका इंटरेस्टिंग और भी देखिए, वो इनके भी गुरु है, मैं इसलिए कहता हूं। पहले दिल्ली सीएम घोषणा क्या की कि आपको दिल्ली सीएम का आवास दिखा के लाएंगे। अरे भाई, जब तुम्हारे पास कब्जा ही नहीं है तो कैसे दिखाओगे? उसका कब्जा तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास है। और वहीं पे ये घोषणा की कि उसके बाद प्रधानमंत्री का भी घर दिखा के लाएंगे। प्रधानमंत्री के घर में तो भैया परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आम आदमी पार्टी के लोग घोषणा कर रहे हैं, तो उनको घर नहीं दिखाना, न केजरीवाल का दिखाना, न प्रधानमंत्री का दिखाना। उनको दिल्ली के सामने बीजेपी को एक्सपोज करने का एजेंडा था कि झूठ बोलते हैं, और बीजेपी उस ट्रैप में फंस गई। बीजेपी ने खुद ही जाल बिछाया और खुद ही उस जाल में फंस गई। अगर देखिए कांग्रेस पार्टी होती तो वो ये नहीं कर पाती, लेकिन आम आदमी पार्टी यही सब करने में माहिर है। अगर आपको ध्यान हो, जब केजरीवाल शुरू में आए थे तो क्या कहते थे? अंबानी का खाता ये है, फलाने प्रधानमंत्री का अकाउंट नंबर ये है, उसका ये है। वही देवीलाल स्टाइल में नोट छापने की मशीन भेज देंगे, उस टाइप की चीज। तो ये वो लोग हैं जो इंस्टेंट कनेक्ट करने के माहिर हैं थ्रू देयर ऑप्टिक्स एंड थिएट्रिक्स। तो इस पूरे खेल में निकला कुछ नहीं। इस चीज में एक निकला कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे थे। ये चीज स्टेब्लिश कर दी। तो आम आदमी तो यही सोचेगा ना, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो कौन है? झुग्गी वाला, झोपड़ी वाला और वाला। वहां अब आम आदमी पार्टी को ये कहने में बड़ी आसानी होगी कि देखिए साहब, हम तो केजरीवाल साहब का घर दिखा रहे थे जनता को मीडिया के माध्यम से, इन्होंने नहीं दिखाने दिया। और प्रधानमंत्री का क्यों नहीं दिखाया? और प्रधानमंत्री के बारे में जो इन्होंने क्रांति की है, आज वैसे लगे पड़ी है आम आदमी पार्टी के 3000 करोड़ का घर है, उसमें 6700 जोड़ी जूते। बता, जूते की कौन गिन के आया इनकी गिनती? 5000 सूट है उसके अंदर, 200 करोड़ के झूमर है, 12 करोड़ की गाड़ियां तो पता ही आपको, BMW 7 सीरीज है ही प्राइम मिनिस्टर के पास, वो तो उनका 8400 करोड़ का जहाज है ही। लेकिन जो घर का जो पूरा मामला, 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट, ये वो नैरेटिव है। प्रधानमंत्री की जो रईसी है, उनका जो शैली है, जीवन शैली, वो हिंदुस्तानी पूरी दुनिया जानती है कि वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े राजशाही का जो प्रतीक है, उससे भी ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल प्रधानमंत्री जी का है। चाहे वो महंगे पेन हो, महंगे चश्मे हो, ब्रांडेड जूते हो, जो भी चीज वो पहनते, सूट 10 लाख का पहन सकते हैं। तो आजकल वो थोड़ा नहीं था बदल गया, वो आजकल नहीं था थोड़ा इनका। बदल तो इनका जो बेसिकली पूरा खेल है वो ये था कि इनके नैरेटिव को काउंटर करके ध्वस्त कैसे किया जाए। उसमें कुछ नहीं। हद तक आज ये सफल मुझे सर एक चीज समझाएं, आम आदमी पार्टी का अभी तक का जो चुनाव लड़ने का तरीका रहा है, वो जनरली, जिनका आप कह रहे हैं जो उनका वोट बैंक है, वो इस बात से टारगेट होता था कि हम तुम्हें 2100 रुपए देंगे, हम तुम्हारे बिजली का बिल खत्म कर देंगे, पानी का बिल खत्म कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो नैरेटिव सेट किया है, वो शीश महल वर्सेस राजमहल सेट कर रही है। अब आप चाहे घर दिखाइए चाहे मत दिखाइए, दिल्ली पुलिस को आगे खड़ा करके वो आम आदमी पार्टी के लोगों को रोक लें, मीडिया को रोक लें,
एटलीस्ट वो अपने नैरेटिव में तो कामयाब दिख रहे हैं। फंसी तो यहां भाजपा फंसी मानी जाएगी या आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब शीश महल वर्सेस राजमहल की बात होती रह जाएगी। आम आदमी पार्टी का जो कनेक्ट करने का सारा वादा था और वो सब था, वो तो पीछे छूट गया। अब वो जो है बिजली के बिल और पानी के बिल की बात करने के बजाय घर दिखाने में लग जाएंगे। तो किसको फंसा हुआ माना जाए, भाजपा को कि आम आदमी पार्टी को? देखिए राय साहब, इसको थोड़ा सा और खोल के देखिए दर्शकों की उस सुविधा के लिए। आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम क्या है? बिजली पानी फ्री का तो चल ही रहा है उनका, उसमें तो कोई समस्या है नहीं लंबी चौड़ी। अब वो केजरीवाल उस दिन कह रहे थे, आपको अगर ध्यान हो 3 दिन पहले, कि कुछ लोगों के लाखों रुपए के बिल भेज दिए और आप भरिएगा, हम आएंगे और हम माफ कर देंगे। उस तरह की बातचीत आपने देखी। स्कूलों की बात वो करते हैं, अस्पतालों की बात वो करते आए हैं लगातार। ठीक, ये उनका नैरेटिव सदा से रहा है कि हमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हमेशा से करते। इस बार चूंकि उनकी सरकार लगातार तीसरी बार है, तो उनको भी अपने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके और उस पे जो जनता से वायदे करके आए थे, उस पे कितने खरे उतरे कितने नहीं उतरे, वो दिखाने में कहीं ना कहीं परेशानी है। ये तो आप मान के ही चलेंगे ना, तभी तो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। वरना अगर आपने काम किया है तो आपको इस पर सब पे आने की जरूरत नहीं है। वो आना पड़ रहा है उनको। उसके दो कारण हैं। एक तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, जिसको मानसिक गेम कहते हैं ना, माइंड गेम। एक तो उस तरीके की चीज भी है कि आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे पर तो खरी है। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि उन्होंने रेवड़ी पर चर्चा शुरू की है। अपनी जो झुग्गी झोपड़ियां, जो लोअर स्टाटा के घर है, जाइन के वो लोग जाते हैं, बूथ वाले 12-12 लोग की टीम बनाई है, वो उनको क्या कहते हैं जाके, देखिए ये हमने आपको फैसिलिटी दी, अगर हमारी सरकार नहीं है तो बीजेपी आपकी ये छीन लेगी। ठीक, तो वो एक नैरेटिव बना रहे, रेवड़ी पर चर्चा। प्रधानमंत्री जी सरेआम रेवड़ी का विरोध करते हैं कि नहीं करते? सब जगह। उसके बावजूद भी तमाम जगह पर उन्होंने बेटी के नाम पर हरियाणा में घोषणा करी, मध्य प्रदेश में घोषणा किया, महाराष्ट्र में तो पैसे भी बांट दिए चुनाव से पहले ही, 3-4 किस्तें बांटी। अब वहां 60 लाख महिलाओं के नाम काटने की बात चल रही है। तो आम आदमी पार्टी के लिए जनता को वो बताना आसान है जो झुग्गी झोपड़ी वाला उनका कोर वोटर है। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी की प्रॉब्लम आपको बार बार एक ही कह रहा हूं, उनके पास एक तो लीडर नहीं है, दिल्ली के लिए लोकल चेहरा नहीं है जिसके साथ लोग कनेक्ट करते हो। इस मामले में केजरीवाल की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि वो लोगों के बीच तो है, कम से कम मुख्यमंत्री है, उनके सामने है, उनके बीच में। तथाकथित तौर पे ईमानदारी के नाम पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया, पद भी छोड़ा। हालांकि जब जेल में गए तब नहीं छोड़ा, बाद में आके छोड़ा। जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे वो। तो उनका बेसिकली क्या है, अब बीजेपी की समस्या क्या है कि ना तो उनके पास कोई विजन है। अब वो किस मुंह से ये कहेंगे कि दिल्ली को हम स्टेटहुड देंगे? हर बार कहते हैं ना वो कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब तो हालत यह है कि जो सत्तारूढ़ सरकार है उसी के अधिकारी अपनी ही सरकार के खिलाफ विज्ञापन देते हैं, नीतियों के खिलाफ। तो बीजेपी किस मुंह से कहेगी? तो बीजेपी यहां पर बहुत ही एक पेचीदा स्थिति में फंसी हुई है। आज भी देखिए, चुनाव एक अलग चीज है राय साहब, एक बात तो आप मानेंगे, जो पिछले 2-2.5 साल से जिस तरीके का वहां पर गतिरोध है एलजी और सीएम के बीच में, ये तो आप निश्चित ही मानिए कि बिना सत्ता में होते हुए भी सत्ता किसके पास है? सत्ता तो बीजेपी के पास ही। एलजी के थ्रू प्रॉक्सी ड्राइविंग लगातार कर रहे हैं वो। आम आदमी पार्टी कोई भी घोषणा करती है, क्या उसको लागू होने दिया जाता है? तो वो जो मैं आपको कह रहा था विक्टिम कार्ड, वो विक्टिम कार्ड केजरीवाल खेलने में माहिर है। पूरी आम आदमी पार्टी खेलेगी कि साहब आपने 70 में से 62 सीट दी और ये हमें सरकार नहीं चलाने दे रहे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो? अब बीजेपी के लिए ये सारी दिखते हैं। बीजेपी का गेम क्या है वो हमें देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 काम तो कर लिए बड़े इफेक्टिवली। आपने देखा कल जब हम बात कर रहे थे, एक तो वोट कटवाने वाले और नए जुड़वाने वाला, वो काम तो वो कर चुके। वही उनका मूल हथियार है चुनाव लड़ने का। बाकी काम के लिए राजीव कुमार का उनका गठबंधन है ही, पता है आपको, सब जगह आपने देख लिया। तो बीजेपी की अब जो स्थिति है पिछले 6-8 महीने से आपने देखी हो, बीजेपी किसी भी स्टेट में मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती। हरियाणा का आपने उदाहरण देखा, हरियाणा में कोई नाम लेवा नहीं था उनका। महाराष्ट्र में कोई कल्पना कर सकता था कि यही रिजल्ट आएगा? तो ये परिणाम मैकेनिकल है। ये परिणाम जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक है। इसलिए जब आप बार बार मुझसे ये कहते हैं कि चुनाव परिणाम क्या होगा, मैं हमेशा अवॉइड करता हूं सवाल को, क्योंकि इनका जो चुनाव लड़ने का तरीका पारंपरिक नहीं रहा। पहले आप चुनाव लड़ते थे 2 चीजों पर ऐसा, अपने कार्यक्रमों पर, अपनी नीतियों पर, अपने विजन के ऊपर और अपने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर। इनमें से तो चारों चीजों पर कोई चुनाव लड़ते नहीं। और जिन राज्यों में जहां पर इनको घुसने में समस्या आती थी वो सीटें ये जीत जाते हैं। और जिन भी राज्यों में इन्होंने इस तरीके से सत्ता हथियाई है, उन राज्यों में कहीं आपने चुनाव के बाद कोई सेलिब्रेशन भी नहीं देखा होगा, कहीं पर भी। तो एक खास तरीके का जनादेश एक अंदाज में जुटाते हैं
और वही जो चीज है वो दिल्ली में भी करने की फिराक में है। दिल्ली में बेशक सरकार केजरीवाल की है, आतिशी की, किसी की भी हो, लेकिन असली रूलर तो एलजी बना दिया ना इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी बदल दिया ना कानून, कहा ना कि एलजी हेड रहेंगे। तो इन लोगों का बेसिकली क्या है कि इनको इस बार इन्होंने एक ये मूंछ का सवाल जिसको कहते हैं ना अपनी लोकल भाषा में, मूंछ का सवाल बना लिया कि दिल्ली की सत्ता हथियानी है। अब उसमें केजरीवाल कितना इफेक्टिवली इंटरवीन कर पाते हैं अपने कार्डर्स के थ्रू कि डेटा मैनिपुलेशन ना हो। वोट का देखिए, वोट में तो कर ही गए, बहुत बड़े पैमाने पे वोटें कटी और बहुत बड़े पैमाने पे जुड़ी भी है, उसका भी एक मोर्चा खुला है। और उसी डैमेज कंट्रोल के लिए इमीडिएटली फटाफट जब आम आदमी पार्टी ने शोर किया, तभी कल चुनाव आनंद फानन में घोषित किया गया, वरना 2-4 दिन और भी लग सकते थे। तो ये सारी चीजें कुछ कह रही है, और ये चीजें ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार डेस्परेट है दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए, उसके लिए चाहे उन्हें जो करना पड़े। ये बिल्कुल। अब सर, मैंने जो चीज कही थी कि अगर इस जवाब को हम देखें तो इस जवाब को हम किस तरीके से देखें? वो जो तमाम सारे प्रचलित शब्द हैं, जैसे मैंने एक तमाचे का जिक्र किया, ईंट का जवाब पत्थर से, कैसे इसको देखा जाए? और साथ में एक चीज और बताएं, अब हम बीजेपी के इस रवैये को क्या माने? चुनाव छोड़ करके भागने का जो क्लेम आम आदमी पार्टी कर रही है, उसमें कितना दम है? वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर इसी मुद्दे पे चुनाव होना है तो भाग क्यों रहे हैं आप? चुनाव छोड़ करके भागिए मत। भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है, कभी वो आंकड़े नहीं दिखाती, कभी वो उस पर बहस नहीं करेगी। कभी भी ये मुद्दा किया, नहीं चला, कोई बात नहीं, 2 दिन शांत रहेगी, कोई नया मुद्दा ले आएंगे, 3 दिन के बाद कोई और ले आएंगे। हो सकता है आपको दिल्ली में जल्दी कोई छापेमारी देखने को मिले, जिसको प्रीएम्प्ट केजरीवाल 2 दिन पहले कर रहे थे कि दिल्ली में छापेमारी होगी। छापेमारी में कितनी देर लगता है? सब कुछ तो अपने कंट्रोल में है। उसमें ये आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्हीं की वही होंगे छापेमारी में, शिकार तो उन्हीं का बनेगा फिर। ऑब्वियसली, और किसके यहाँ छापे मारेंगे? चुनाव तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। जो केजरीवाल जो बात, जिस चीज को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आतिशी की रेड हो सकती है, हमारे नेताओं की रेड हो सकती है, उसका सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि केजरीवाल की भी सोच वहीं से शुरू होती है जहां से भारतीय जनता पार्टी की सोच शुरू होती है। उन्होंने देख लिया वो लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली ये कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने एक शगुफा छोड़ा प्रधानमंत्री जी के जरिए, उस पर बैकफुट पे आना पड़ा, कोई बात नहीं। उस पर फिर कल आपने देखा अमित मालवीय का भी आप दिखा रहे थे ट्वीट, उसमें आतिशी की चिट्ठी वो जारी कर रहे हैं कि वो आतिशी झूठ बोल रही है, फला कर रही। आईटी सेल का काम नहीं है, ये प्रशासनिक काम है। आईटी सेल इज नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट्स ए पार्टी ब्रांच। तो ये सारी पार्टी को, सत्ता को, सरकार को, सबको घालमेल करके बेसिकली एक चीज है, एक नैरेटिव को पेडल करना है। और कल राय साहब, आप एक चीज ऑब्जर्व नहीं किया आपने, शायद आप मिस कर गए, जब हम शो कर रहे थे कल, उस समय एग्जैक्टली राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपको ध्यान होगा, पूरी नहीं हुई थी। राजीव कुमार से 9 से 10 सवाल पूछे जर्नलिस्ट साथियों ने, और दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सत्तारूढ़ है, वो सरकार पर, आयोग पर आरोप लगा रही है कि बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं और बड़े पैमाने पर जुड़े हैं। इससे महत्वपूर्ण कोई सवाल था क्या, या मैं कहूंगा इसके अलावा कोई सवाल था क्या? दुर्भाग्य की बात यह है कि कल जो जितने भी मीडिया के साथी थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, आपने देखा, किसी ने भी जो मूल सवाल था कि वोट कैसे कटे और कैसे जुड़े, वो सवाल नहीं पूछा। इससे मतलब ये साफ होता है कि अब मीडिया पर भी कंट्रोल जो है सरकार का, वो एब्सोल्यूट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं बची है। आप देखिए, दिल्ली का सीएम, दिल्ली के सारे नेता एक ही बात कह रहे हैं ना 3 दिन से कि भाई ये गड़बड़ हुई, वही सवाल नहीं पूछा गया, बस किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो ये चीज थी जो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा था कि पूरे का पूरा सिस्टम कंप्लीट नियंत्रण में करके, और बाकी सारी चीजें तो जैसे करते हैं वैसे करेंगे। इस बार इन्होंने बिल्कुल ठाना इस बात को। देखिए, हरियाणा जैसी स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र जैसी स्टेट के अंदर, जब वो उस तरीके का रिजल्ट ला सकते हैं और कोई चू ना करे, ना विरोधी दल ना कोई जनता, तो उससे तो हिम्मत बढ़ेगी ना। उसी हिम्मत के सहारे बीजेपी इस मैदान में आई है इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना है कि ये हिम्मत कितनी दूर तक उनका साथ देती है और आम आदमी पार्टी इस हिम्मत को कैसे तोड़ पाती है, क्योंकि अगर वो तोड़ेंगे नहीं तो फिर जो है शायद दिल्ली भी उनके हाथ से निकल जाए, और अगर दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से एक बार निकली तो उनके लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इतनी बारीकी से एक एक कदम की तैयारी वो पहले से ही करती चली आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत राय साहब। इसमें एक महत्वपूर्ण बात हम मिस कर गए। देखिए, आम आदमी और हम सब को यह लगता है कि दिल्ली विधानसभा 70 की है और इसमें 36 सीटों में बहुमत है। केजरीवाल उस गेम को भी समझ रहे हैं। केजरीवाल को यह पता है कि अगर उनकी 40-42 सीट आई तो वहां पर ऑपरेशन लोटस होना तय है।
बिल्कुल बिल्कुल तय बिल्कुल मान के चले। बिल्कुल तो वो जो अपना बिल्कुल। टारगेट मान के चल रहे हैं, वो 45 से 50 सीटों का टारगेट कम से कम मान के चल रहे हैं। अगर उससे हाँ, नीचे मान लीजिए सीट आई आम आदमी पार्टी की, तो विद इन 6 मंथ्स उनको पता है उनका क्या होगा। इसलिए केजरीवाल के लिए चुनौती और कहीं बड़ी है। भाजपा के लिए तो 30-32 सीटें भी बहुत है सरकार बनाने के लिए, आपको पता है जैसे वो करते हैं। लेकिन हम्म। अगर आम आदमी पार्टी की 40-42 भी रहेगी, तो आपको पता है क्या करेंगे ये लोग। तो हम्म। केजरीवाल के लिए चुनौती डबल है, ये भी देखने की बात सरकार सरकार बनाने से ज्यादा बड़ी चुनौती सरकार बचाना है। है। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।